रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। किसमें? तो देखो हम लोग A16 पढ़ रहे थे, ये हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेरा 9 to 12 जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एक MCQ क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाला कंसेप्ट बाकी है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर ये पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन लिखवाया था, जिसमें एक ही पॉइंट लिखवाया था कमेंसमेंट। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। ये यहाँ पर जो डेट दिया हुआ था, तो देखो इसमें हमेशा, बाद में मैंने बोल भी दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहाँ लेटेस्ट डेट हमेशा देखना चाहिए। तो 14, 15, 16, 17 में लेटेस्ट 17 होता है, बट फिजिकल वर्क मैटर नहीं करता है। क्योंकि देखो हमारा कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होना चाहिए, जब तीन कंडीशन फुलफिल हो, जैसे कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकट होना स्टार्ट हो जाए, जो कि यहाँ पर ये देखो वो डेट है 1/4। फिर बोला था एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है, मतलब काम करने के लिए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी मैटर नहीं करता है। अगर छोटा से छोटा काम लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह भी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग उसे एक्टिविटीज बोल के मान लेंगे। और बोरिंग कॉस्ट इनकट होना चाहिए, तो ये देखो बोरिंग कॉस्ट इनकट हुआ है। और ये दो एक्टिविटीज है जिसमें मेरा ये रजिस्ट्रेशन पहले है, उसके बाद फिजिकल वर्क चालू हुआ है। तो एक्टिविटीज जो है मेरा रजिस्ट्रेशन भी मान लिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल वर्क का ही मानना है। तो लेटेस्ट 17 नहीं, हम लोग फिर ये जो है ये मेरा एक्टिविटीज का पार्ट है, जिसमें फिजिकल वर्क मैटर नहीं करता है, नॉट रिलेवेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने 1/6 लिया था, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो MCQ का आंसर हम लोग का आया था, जो लेटेस्ट डेट था वो वाला आया था। अच्छा, तो ये मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा जो है पॉइंट, मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो गया था मेरे से। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कमेंसमेंट तो हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या लिखना है। इसके बाद आ जाएगा हमारा सस्पेंशन। ठीक है, कि कैपिटलाइजेशन करना कब हमें बंद कर देना चाहिए बोरिंग कॉस्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं सस्पेंशन। कैपिटलाइजेशन शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग extended extended period if active development is not taken place। यहाँ पर नोट, कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड इफ टेम्पोररी delay is necessary part of कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बार लिखो, हम एक सेकंड आते। तो देखो यहाँ पर जो सस्पेंशन लिखा है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख,
एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ऑन 14x1 और 111x12, मतलब वही 11 बोल सकते हैं, x यानी 0 जो भी है, ठीक है। तो डेट है, हमें कंसेप्ट से मतलब है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्राइक चला हम समझा देंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एंड 31 मार्च 2003। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं, तो वो पॉइंट पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1/4/2001 को, और उसके बाद 1/11/2001 से 30/11/2001 तक, मतलब पूरा 1 मंथ, पूरा नवंबर का मंथ 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। और उसके लिए काम बंद हो गया, क्योंकि वर्कर नहीं आएंगे काम पे, तो काम कैसे होगा, काम बंद हो गया। और काम उसके बाद फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था वो कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2003 में। तो टोटल कितने समय तक कंस्ट्रक्शन का काम चला, पहले वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो टोटल मंथ्स कितना हो जाएगा, देखो 1223, मतलब 2 साल हुआ, क्योंकि ये देखो 14x1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 14/2001 से 31 मार्च 2002, फिर 14/2002 से 31 मार्च 2003 तक। तो टोटल 24 मंथ्स के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है चला, ठीक है। जिसमें से 1 मंथ स्ट्राइक चला, और बाकी जो 23 मंथ्स है उसमें जो भी काम चल रहा था वो मतलब स्मूथली हुआ, ठीक है। तो 23 मंथ्स का काम हमारा हुआ, बट 1 मंथ का काम हमारा नहीं हुआ। तो रूल्स ये बोल रहा है कि ये जो 1 मंथ स्ट्राइक चला, काम बंद था, तो हमें इंटरेस्ट का कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करना है। कहाँ कैपिटलाइज करते हैं वो तो 2 क्लास से बता रहे हैं, एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। तो कैपिटलाइज यहाँ पर क्या होना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए। तो इस समय पे फिर इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, तो इंटरेस्ट सिंपल पीएल में चला जाएगा, मतलब खर्चे की तरह दिखाना चाहिए। और ये 23 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी इस तरीके का सस्पेंशन लगा, ठीक है, किसी भी वजह से, तो फिर ऐसे होगा। ये एक एग्जांपल, ये पहले वाले पॉइंट को जो है कवर कर रहा है, ठीक है। ये वाला कैपिटलाइजेशन शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इफ एक्टिव डेवलपमेंट इज नॉट टेकन प्लेस। मतलब वैसे तो देखो काम जो है 24 मंथ्स हुआ, एक एक महीना स्ट्राइक चला, 23 मंथ्स में काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं होता तो 22 मंथ्स में ही काम कंप्लीट हो जाता, एक महीना अगर स्ट्राइक नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमारा काम जो है 23 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, और पूरा ड्यूरेशन 24 लगा, जिसमें 1 मंथ काम नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाना चाहिए जो एक्सटेंडेड पीरियड हो जा रहा है। तो एक महीना जो एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब सीधा बात है वो स्ट्राइक के टाइम पे जो है बंद कर देना चाहिए, हमें कैपिटलाइज करना, वो पीएल में चला जाना चाहिए। तो ये तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया उससे अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर नोट वाला जो पॉइंट है उसके लिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे वो वाला पॉइंट हम समझा रहे। तो देखो, अगर ऐसा है, दूसरा एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, मान लो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1/4/2001 में, ठीक है। और 1/11/2001 से लेके 30th of 11/2001, यहाँ पर ब्रिज बनने का काम बंद हो गया, बिकॉज रीजन क्या है, हाई टाइड। गुड मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग मैम। या फिर मान लो जो ब्रिज का जितना भी काम हुआ है वो पोर्शन हमें क्या रखना था, मान लो वो ड्राई रखना था, ठीक है। मतलब हमें इतना, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा प्रोसेस का पार्ट है कि मेरा काम बंद रखना पड़ा, मतलब हम यहाँ पर ये जो एग्जांपल हाई टाइड दे, मतलब ब्रिज विज बन रहा है तो हाई टाइड का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रिज को मान लो सूखा रखना है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर काम को बंद कर देना अगर पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो क्या होना चाहिए, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अब मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, क्योंकि बीच बीच में बंद रखना पड़ा, बिकॉज वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो कंप्लीट हुआ है मान लो 31 मार्च 2003 में, ठीक है। तो फिर रूल्स क्या बोल रहा है, तो रूल्स बोल रहा है कि इन
above case as work stopped is a normal part of process. No सस्पेंशन, मतलब मान लो ब्रिज को सूखा रखने के लिए 1 मंथ काम बंद रहा, एक एग्जांपल दे रहा है, तो इस पीरियड में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो इस पीरियड में इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा, ऐसा नहीं कि इस पीरियड में इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। अगर पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं था, जैसे कुछ एबनॉर्मल, मतलब ये तो एबनॉर्मल हो गया ना, ये लो ऊपर जगह छूट गया मेरे से, ठीक है चलो। तो बोल रहा है कि देखो, अगर एबनॉर्मल रीजन है, एबनॉर्मल का मतलब जैसे कि स्ट्राइक कर दिया वर्कर ने, जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वही तो एबनॉर्मल होता है ना। तो देखो हमारे कंट्रोल में नहीं था, स्ट्राइक हो गया ये सब, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। एबनॉर्मल होने से जो है हमारे कंट्रोल में होता है, नॉर्मल जैसे कि ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा अगर हमें ब्रिज बनाना है तो, ठीक है। तो इस केस में सस्पेंशन मत करो, इस केस में इंटरेस्ट जैसे कैपिटलाइज्ड हो रहा था वैसे ही होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड इफ टेम्पोररी डिले जो हो रहा है इज नेसेसरी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है, तो फिर हमें इसको नहीं करना पड़ेगा सस्पेंड, ठीक है। मतलब कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सीजेशन। इसमें लिखो सीज capitalization when substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset are complete। बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन करना हमें बंद कर देना चाहिए अगर सब्सटेंशियली सारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया है क्वालिफाइंग एसेट को कंप्लीट करने का, ठीक है। अगर कुछ छोटा मोटा काम बाकी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में हो गया, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग में सारे काम कंप्लीट है, अब डेकोरेशन वगैरह करना है, या फिर मान लो बिल्डिंग यानी फ्लैट के अंदर डेकोरेशन वगैरह बाकी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो एडिशनल है। क्या यूजेबल है, हाँ, बिना डेकोरेशन के भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, तो जब मेरा एसेट रेडी टू यूज हो जाएगा तो मेरा कैपिटलाइज होना इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। और अगर छोटा मोटा काम बाकी है या फिर इस तरीके का कोई मॉडिफिकेशन बाकी है जो रेडी टू यूज के लिए नेसेसरी नहीं है, एडिशनल है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ माइनर मॉडिफिकेशन such as decoration are pending, it will still indicate that substantially the activities are complete। मतलब देखो वो जो मैंने बोला वही लिखवा दिया कि माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन आर पेंडिंग, इट विल स्टिल इंडिकेट दैट सब्सटेंशियली द एक्टिविटीज आर कंप्लीट। तो डेकोरेशन बाकी है, फिर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा काम ही बाकी है, तो डेकोरेशन बाकी है तो बाकी है। इससे ये पता चलता है कि देखो कि मेरा सब्सटेंशियली मतलब मेन मेन काम कंप्लीट है, ठीक है। वो डेकोरेशन को हम लोग माइनर मानेंगे और उस काम वो काम बाकी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग अभी भी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें, नहीं करेंगे, ठीक है। एसेट रेडी टू यूज है, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें लिखना है व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट
is completed in part. Completed in part. Then capitalization of each part which is completed provided such part can be used separately. तो देखो मैंने क्या लिखा है, मान लो कि ये चार अलग अलग बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लो बिल्डिंग 1, ये बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 और ये बिल्डिंग 4, ठीक है। अब ये बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 ये है सपोज कि रेडी हो चुका है, मतलब रेडी टू यूज हो चुका है, रेडी ऑन 31 मार्च 2003, ठीक है। तो और ये वाला, ये दो बिल्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं अगर 3 और 4 नहीं बना तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्डिंग 1 and 2 कैन बी यूज्ड इवन इफ 3 and 4 आर नॉट रेडी, ठीक है। तो फिर इन दोनों का कैपिटलाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, स्टॉप कैपिटलाइजेशन। क्योंकि जब मोर देन वन एसेट होता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट करके जो है इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड करते हैं। तो इन दोनों के लिए जितना भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड हो रहा था वो अब बंद कर देंगे, क्योंकि ये दोनों रेडी टू यूज है। और क्योंकि ये दोनों रेडी टू यूज नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं नॉट येट रेडी, अभी तक ये रेडी टू यूज नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू, इसका कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। इसका चलता जाएगा कैपिटलाइजेशन, तो वही लिखा है देखो, सीज कैपिटलाइजेशन व्हेन, अच्छा इसके बाद व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड इन पार्ट। अगर क्वालिफाइंग एसेट, यहाँ ये तो समझा दिया था है ना। तो अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच पार्ट इज कंप्लीटेड। और अगर हर एक पार्ट का कैपिटलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, प्रोवाइडेड सच पार्ट कैन बी यूज्ड सेपरेटली, मतलब तब भी हमें सीजेशन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर हमारा पार्ट में कैपिटलाइजेशन हो रहा है, इसका अलग कैपिटलाइजेशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब अगर इसमें से कोई भी रेडी टू यूज हो गया है तो उसका कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा, और जो रेडी टू यूज नहीं है उसका कैपिटलाइजेशन जो है एज इट इज चलता जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब बस ये कंसेप्ट में हम लोग का यही बाकी था, और एक वो फॉरेन एक्सचेंज वाला है वो करेंगे। अच्छा, अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये कर लेते हैं, जैसे कि यहीं से हम पढ़ के बता देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है आंसर, तो यहीं से बता देंगे। जैसे सबसे पहले बोला है व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A16, कब कैपिटलाइजेशन बंद हो जाना चाहिए। तो ये देखो अभी अभी लिखवाया, ठीक है। ये वाला लिख के दोगे तो ही हो जाएगा। अब हम दिखा देते हैं, देखो इन्होंने वही लिख रखा होगा, बट हाँ इनका अपना उस हिसाब से लिखा है। मैंने जो लिखा है तुम लोग वो भी लिख सकते हो, यहाँ से पढ़ के भी लिख सकते हो, एक ही चीज होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीटेड। मतलब सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि कैपिटलाइजेशन तब बंद कर दो जब मेरा एसेट सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो गया। एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन इट फिजिकली कंस्ट्रक्टेड और प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। मतलब कुछ रूटीन वर्क है वो चल रहा है, जैसे डेकोरेशन का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अभी भी चल रहा है तो वो चलने दो, लेकिन अगर रेडी टू यूज हो गया है तो कैपिटलाइजेशन बंद कर देना। इफ
माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन, ये देखो एक तो ये पॉइंट भी जोड़ देना, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है तो ये पॉइंट तुम लोग जोड़ देना। माइनर मॉडिफिकेशन तो मैंने लिखवाया है, अगर कुछ रूटीन वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसेट रेडी टू यूज है तो कैपिटलाइजेशन बंद कर देना चाहिए। और माइनर मॉडिफिकेशन जैसे कि such as decoration of property to the users specification, users specification, जैसे यूजर्स चाहता था उस तरीके से अभी तक डेकोरेशन हम लोग नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड और आगे नहीं होगा बिकॉज एसेट रेडी टू यूज है, क्योंकि ये जो है ये सब एडिशनल माना जाता है। आर ऑल दैट आर आउटस्टैंडिंग द दिस इंडिकेट्स दैट सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, भले ही मेरा डेकोरेशन का पूरा काम ही क्यों ना बाकी रह गया हो फिर भी मेरा एसेट सब्सटेंशियली रेडी टू यूज माना जाएगा। when the construction of qualifying asset is completed in parts, और अगर पार्ट में कंप्लीट होता है, and completed part is capable of being used while construction continues for the other parts, मतलब जो कंप्लीटेड पार्ट्स है वो केपेबल है कि उसे हम लोग रेडी टू यूज, जैसे मैंने बोला बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 चारों एक साथ बन रहा था बट 2 रेडी टू यूज है बट बाकी अभी तक रेडी टू यूज नहीं है, बाकी में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो रेडी टू यूज हो गया है उसमें कैपिटलाइजेशन बंद कर दो। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू पार्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट पार्ट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल कंप्लीटेड। तो मैंने जो बोला देखो वही लिखा है, बाकी तुम लोग का इंग्लिश अच्छा ही है तुम लोग लिख लेना, ठीक है, मतलब जो बोला है, मतलब जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको अपने हिसाब से जोड़ के लिख लेना बस। हाँ ये बोलना है एज पर एज 16 ये सब बोल दो और जो पूछा है उसका आंसर दे दो। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, अब क्या क्या पॉइंट्स याद करना है वो याद करो और उसको लिखो, और कॉपी में लिख लोगे तो बेटर है। फिर 7th नंबर में क्या बोला है देख लेते हैं, बोला है कि एच लिमिटेड इनकर्स बोरिंग कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स ओन यूज, तो एच लिमिटेड ने अपने यूज के लिए एक क्वालिफाइंग एसेट बनाया, ठीक है, और उसके लिए बोरो किया और बोरिंग कॉस्ट को अच्छा बोरो किया है, इनकर्स बोरिंग कॉस्ट मतलब बोरो किया है अमाउंट तो बोरिंग कॉस्ट उसके ऊपर लागू होगा। द कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड ऑन May 31st 2001, कंस्ट्रक्शन इस दिन कंप्लीट हो गया। However, decoration work is under process, अभी तक डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय November 2001, तो ये जो डेकोरेशन का काम है वो इस दिन कंप्लीट होगा। आफ्टर विच एच लिमिटेड विल बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग द सेड एसेट फॉर इट्स ओन यूज, ठीक है। अब नवंबर में डेकोरेशन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद उनको यूज करना है एच लिमिटेड, उसके बाद उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे ऐसा उन्होंने सोच रखा है। एच लिमिटेड वांट्स टू कैपिटलाइज द एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड अप टू November 2001, तो एच लिमिटेड बोल रहा है कि मेरा जो बोरिंग कॉस्ट है वो November 2001 तक हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट हो गया, कब बोरो किया है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मान लो यहाँ बोरो किया है, डेट तो नहीं दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया 31 May 2001, ठीक है, और डेकोरेशन वगैरह सब मिला के काम कंप्लीट हो रहा है November 2001। अब इनका कहना है कि हम यहाँ तक कैपिटलाइज्ड करेंगे, ठीक है, क्या ये सही बोल रहे हैं या फिर हमें कहाँ तक कैपिटलाइज्ड करना चाहिए, अभी अभी जो पॉइंट पढ़ा है उसी के ऊपर बोलना है, बोलो। अभी तो पढ़ाया, नहीं पढ़ाया मैंने, अरे कुछ तो बोलो गलत सही। 31 में। हाँ इसी दिन तक कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, ये नवंबर तक कैसे होगा, क्योंकि अभी तो बड़ा बड़ा पॉइंट करके लिखवाया, इतना कुछ समझा दिया, माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन आर पेंडिंग इट विल स्टिल इंडिकेट सब्सटेंस, फिर भी ये मान लिया जाएगा कि सब्सटेंशियली एसेट रेडी टू यूज है, कंप्लीट अभी बोला। अभी ये जो ऊपर 6 नंबर समझा है वो भी इसी पे था, इसके बाद भी अगर तुम लोग कुछ नहीं आंसर दे रहे हो तो क्या पता क्या बोले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि ये जो सोच रहे हैं ये गलत है, इनको 31 मई तक ही जो है कैपिटलाइज करना चाहिए। चलो पढ़ के देख लेते हैं 7th नंबर। देखो बोल रहा है द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट सेल सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इज कंप्लीटेड, तो क्वालिफाइंग एसेट अगर सब्सटेंशियली रेडी टू यूज है जैसा हम लोग चाहते हैं फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, तो कैपिटलाइजेशन जो है हमें बंद कर देना
चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हो गया मेरा, इसके ऊपर बेस करके मुझे आंसर देना है। तो इन द गिवन केस, उसके बाद ऐसे बोलेंगे एच लिमिटेड शुड कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट ओनली अप टू May 31, 2001, जो कि तुम लोगों ने आंसर दिया। द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड देयर आफ्टर, इसके बाद जो बोरिंग कॉस्ट लग रहा है, देखो बोरिंग कॉस्ट तो लग ही सकता है, अगर मेरा लोन का जो है टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरा लोन चल ही रहा है, तो इंटरेस्ट बैंक थोड़ी ना इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ही। तो हम उसे क्या करें, हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, फिर क्या क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज नहीं कर सकते तो खर्चा दिखाएंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड देयर आफ्टर कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज द एसेट वाज रेडी टू यूज फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ऑन May 31, 2001। द फैक्ट दैट डेकोरेशन वर्क, जो कि यहाँ पर बोला ना इनका डेकोरेशन बाकी है, तो ये सोच रहे हैं कि बाद में यूज करेंगे, वाज बीइंग कैरिड आउट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ये हमें कंसिडर करना ही नहीं है इस पॉइंट को, एज द एसेट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ऑन May 31, क्योंकि एसेट 31 को ही रेडी टू यूज हो गया। तो ये पॉइंट कितना भी हमें दे दे, वो तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये मान के चलना है कि मेरा एसेट रेडी टू यूज हो चुका, ठीक है। अच्छा, फिर 8th नंबर में क्या बोला है देखते हैं। एबीसी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एंटरटेनमेंट पार्क कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, तो ये लोग पार्क बना रहे, फॉर दिस पर्पस इट हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक, तो इन्होंने पार्क बनाने के लिए लोन लिया है बैंक से। द सेड पार्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल राइट्स एंड फैसिलिटीज, तो वो राइट्स वगैरह फैसिलिटीज है इनके पास उस पार्क के अंदर, ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली। अच्छा, सारे राइडर्स को अलग अलग यूज कर सकते हो। 3/4 ऑफ द पार्ट of the park has been constructed can be opened up for public, मतलब ये पूरा पार्क है, इसका 3/4 पोर्शन जो है यहाँ पर पब्लिक आके जो है एंजॉय कर सकती है, ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। वाइल कंस्ट्रक्शन ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज कंटिन्यूड, बट यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, ये इधर 1/4 वाला पोर्शन जो है ना, इस पे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया। वेदर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कंटिन्यू फॉर द होल पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो क्या बोरिंग कॉस्ट को पूरे पार्क के कॉस्ट में ही कैपिटलाइज करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। मतलब इन इन ये बोल रहे हैं कि आप पूरे पार्क के कॉस्ट के साथ ही वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब पार्ट कंस्ट्रक्शन अभी जो सिखा है उसके बेसिस पे, तो बोलो क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम दिखा देते हैं, आंसर तो लिखा हुआ है, पढ़ के बता देंगे। तो बोलो मतलब पहले ये बताओ कि पूरे पार्क में क्या कैपिटलाइज्ड होगा, इंटरेस्ट। रूल्स क्या है कि अगर देखो, अगर कंस्ट्रक्शन यही मान लो पूरा पार्क है, ठीक है, जिसमें से ये पोर्शन रेडी टू यूज है पब्लिक के लिए, बट ये अभी तक रेडी टू यूज नहीं हुआ है, तो ये अगर रेडी टू यूज है तो इस पे सिजेशन हो जाना चाहिए और बाकी पे लगना चाहिए, यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना पार्ट कंस्ट्रक्शन के केस में। तो इसमें क्या होगा बोलो, बोलो। मैंने तो बोल ही दिया, बस तुम लोग को पार्क के हिसाब से बोलना है, वो बिल्डिंग था ये पार्क है, और क्या फर्क है बोलो। हम कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू होगा फॉर 1/4 ऑफ द पार्क। हाँ, 1/4 के लिए होगा और बाकी के लिए बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्या है, रेडी टू यूज है, हो गया बस, और तो कुछ नहीं, बाकी तो तुम लोग को पता ही है कैसे लिखना है, एज पर A16 वगैरह लिख के लिख दोगे, दिखा देते हैं यहाँ पर लिखा हुआ। बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एंटरटेनमेंट पार्क विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल राइट्स एंड फैसिलिटीज दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। देखो इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया ना कि अगर ये इवन इफ 3 and 4 आर नॉट रेडी, मतलब ये बिल्डिंग 3-4 रेडी नहीं है, फिर भी B1 B2 यूज कर सकते हैं, उसी चीज को तो यहाँ पर हमें लिखना है ना, कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फॉर देयर इंटेंडेड यूज इवन दो द पार्क एज होल इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा कंप्लीट ना होने पे जितना कंप्लीट है उतना तो हम लोग यूज कर सकते हैं। द इंडिविजुअल फैसिलिटीज आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, तो सीजेशन करना है कि नहीं करना है वो तो क्वालिफाइंग एसेट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली वेयर द क्वालिफाइंग एसेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। अगर बेसिकली तब ये हमें सोचना चाहिए जब अलग अलग पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, there are qualifying asset where each part is capable of being used while the construction continues। बोल रहा है कंस्ट्रक्शन अगर चल भी रहा है,
कुछ अदर पार्ट्स के लिए, ऑन अदर पार्ट्स, फिर भी हम लोग बाकी पार्ट्स जो बचे हुए मतलब जो रेडी हो गए वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्क का 1/4 भी कंप्लीट होगा तभी यूज कर सकेंगे, बोल तो रहा है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया तो यूजेबल हो गया ना। देयर आर क्वालिफाइंग एसेट वेयर ऑल पार्ट्स हैव टू कंप्लीट बिफोर एनी अर्लियर कंप्लीटेड पार्ट कैन बी पुट टू यूज। सिंस, ये देखो आंसर, since in the given scenario the individual facilities are capable of operating independently, क्योंकि independently use कर सकते हैं, and are ready for their intended use, therefore the borrowing cost shall cease to capitalize for the 3/4 part of the project। 3/4 के लिए बंद हो जाएगा, 1/4 के लिए चलता जाएगा। ये हो गया मेन आंसर, देखो ये कंक्लूजन हो गया। बाकी ये क्या है, ये तो रूल्स है ना, कि जैसे तुम लोग लॉ का आंसर लिखते हो, ये सब तो केस स्टडीज क्वेश्चन होता है ना, तो केस स्टडी क्वेश्चन की तरह ये पहले ये बोलना है कि एज 16 के हिसाब से हमें क्या बोला गया है, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें क्या आंसर देना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बन गया फिर ये वाला केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है देखते हैं, देखो बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2001 अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने लोन लिया है 32 करोड़ का, ठीक है, और ये लोन को क्या क्या चीजों में यूज किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग अक्रॉस 2 cities, ठीक है, वर्क वॉज हेल्ड अप टू टोटली फॉर ए मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस फॉर टूल्स और क्रेन्स एटसेट्रा, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टोटल इंटरेस्ट जो है वो इतना है, मतलब ये लोन पे टोटल इंटरेस्ट इतना है। अब हम लोग को बोला होगा कि ये 16 के अकॉर्डिंग इस इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए, द ट्रीटमेंट, सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अमेजिंग कंस्ट्रक्शन, तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो देखो हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट पता करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एसेट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है वो हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट है कि नॉट क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट मतलब जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और जो सब्सटेंशियल पीरियड है वो नॉर्मली 12 मंथ्स मानेंगे, जो कि कुछ रूल्स हमें दिया हुआ नहीं है एज 16 के अकॉर्डिंग, वो केस टू केस और फैक्ट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग जस्टिफाई कर पाए कि अगर 12 मंथ से कम में भी ये जो है क्वालिफाइंग एसेट है, तो हम लोग मान लेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा, अब इसका हम लोग देखो एक टेबल बना के हम दिखा देते हैं इसका आंसर कैसे होगा। बाकी स्टार्टिंग में तो तुम लोग को वो सब लिखना ही पड़ेगा, वो जो भी रूल्स है ये 16 में ये बोला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटलाइज्ड, और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग। तो देखो ये हम लोग का क्या है, ये ऑब्वियसली हम लोग का क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। हाँ, अब यहाँ पर बोला है वर्क वाज हेल्ड अप टोटली फॉर ए मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल, इसके लिए 1 मंथ जो है काम मतलब बंद रखा गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सीलिंग बना रहे तो वो हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट ऑब्वियसली है, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में हमें मोर देन 12 मंथ जरूर लगेगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो देखो रेडीमेड कुछ भी होता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कुछ एसेट परचेज कर रहे हैं, जैसे देखो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी तो एसेट्स परचेज करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई एसेट परचेज कर रहे हैं जो रेडी टू यूज है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने डे वन में ही पढ़ा था। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये जस्ट इक्विपमेंट लिख दिया, ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 भी किया था, इलास्ट्रेशन 1, वर्किंग कैपिटल, तो ये तो कोई एसेट है ही नहीं, पहला बात है। अब क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग से क्या लेना देना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल, ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। उसके बाद है परचेज ऑफ व्हीकल, तो ये भी तो रेडी टू यूज होगा, ये भी हमारा क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। अच्छा, फिर जो है एडवांस फॉर टूल्स और क्रेन, तो हम लोगों ने एडवांस किया है, तो ये जो एसेट हमारे पास आएगा ना, तो ये भी हमारा बना बनाया आएगा, तो ये भी मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। और टेक्निकल नो हाउ,
किसी का टेक्निकल नो हाउ परचेस किए तो उसको भी, वो भी रेडी टू यूज है, क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकल नो हाउ नहीं बनाया, हम लोगों ने किसी से परचेज कर लिया, तो ये भी मेरा रेडी टू यूज है, तो ये भी मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनेगा वो उसका इंटरेस्ट कहाँ चार्ज हो जाएगा, पीएल में। मतलब ये जो नो 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 लिखा हुआ है ना, ये एक भी मेरा यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं होगा, सारे पीएल में जाएंगे, बस ये वाला कैपिटलाइज्ड होगा। अब रूल्स क्या था कैपिटलाइज करने का, पहले इंटरेस्ट का अमाउंट सोचो, तो इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे दे दिया है कितना, 80 लाख। अब ये 80 लाख में से कितना कैपिटलाइज्ड होगा, तो क्या करना पड़ता है, रूल्स लिखा हुआ था, अगर तुम लोग देखोगे तो मिल जाएगा, हम यहाँ पर बता देते हैं, देखो कैसे करके होगा। 80 लाख इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है, और टोटल लोन अमाउंट कितना है, टोटल लोन अमाउंट टोटल करने से पता चलेगा 25, नहीं ये तो बता दिया था, 32 करोड़ है। ठीक है, तो आउट ऑफ 32 करोड़, ये कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कितना करोड़ का लोन यूज हुआ है, 25 करोड़ का। मतलब यूनिटरी मेथड अगर समझो तो बात ये हो गया कि 80 लाख के इंटरेस्ट जनरेट, 80 लाख का इंटरेस्ट जनरेट होता है, 32 करोड़ के लोन के लिए इंटरेस्ट है 80 लाख, तो फिर 25 करोड़ के लोन के लिए कितना होगा, मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, तो 80/32 × 25 वही किया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकाल के हमें लिख देना है, तो कितना होगा, चेक करके देख। 80 × 25 ÷ 32, 62.5, मतलब 62,50,000, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, तो वही 80 लाख इंटू ये नीचे 32 आ जाएगा, और अभी ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट 3 करोड़, तो 3 करोड़ के ऊपर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये करोड़ है, और ये टोटल भी करोड़ है। अच्छा, तो 80 मेरा जगह नहीं, इसलिए हम 80 लाख नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख के करो, क्योंकि ये करोड़ है ये लाख है। ठीक है, तो पूरा लिख के करना बेटर होगा। तो ये आ रहा है 7.5, मतलब 7,50,000। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जितना, 80 ÷ 32, और वर्किंग कैपिटल का है 2 करोड़, तो 80 × 2 160 ÷ 32, 5 लाख। फिर 80 × 32, और वर्किंग कैपिटल ये लिख लिया, परचेज ऑफ व्हीकल, अच्छा ये है 50 लाख, फिर उसके बाद वाला भी 50 लाख, मतलब दोनों में सेम आंसर आए। अच्छा, 80 लाख इंटू 50 लाख, 80 × 50 ÷ 32, तो 125, तो ये 1,25,000 होगा। ठीक है, तो देखो हम तो समझ जा रहे, तुम लोग जीरो वीरो लिख लेना, क्योंकि ये दोनों लाख में था, वैसा मत सोचो कि इसमें ऐसे हो गया, तो ये करोड़ था, ये भी करोड़ था, ये देखो ये करोड़ है, ये करोड़, करोड़ मतलब 70 होगा। ठीक है, और लाख मतलब हो जाएगा मेरा 50, तो ये 50, यहाँ पर भी 50, और ये 32 करोड़ है, तो 1,25,000 आ रहा है। इसके बाद वाला भी आ जाएगा 1,25,000, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये 50 लाख है आउट ऑफ 32 करोड़, तो ये वाला भी मेरा 1,25,000 आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद नो हाउ वाला जो पॉइंट है, नो हाउ है मेरा 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ यानी 80 लाख इंटू 1 करोड़ / 32 करोड़, मतलब 80/32 करने से जितना आएगा उतना ही मेरा आंसर होगा, 80 लाख ÷ 32, मतलब 2.5, मतलब 2,50,000। ठीक है, और ये टोटल इंटरेस्ट और इधर का टोटल इंटरेस्ट मिला के मेरा 80 लाख ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 80 लाख का है, उसी को तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मेरा 62,50,000 इंटरेस्ट का, ये जो मेरा कैपिटलाइज्ड होगा, और जो नहीं होगा वो अमाउंट है 7 लाख, और यहाँ पर 2 लाख, 7 और 2, 7 8 9 9, और ये 1, मतलब 10 लाख, 10 और 5 15, 16 17, 17,50,000। ठीक है, ये टोटल आ रहा है, और ये दोनों का टोटल मिला के 80 लाख होना चाहिए, तो 17 और 62 मिला के हो गया 79, और 50 51 80 लाख, मतलब वो कैलकुलेशन देख लिया सही है कि नहीं, तो ये
फॉलो करना पड़ेगा हमें, ये रूल्स जो है उसके हिसाब से। लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या ऐसे कर देंगे, नहीं, थोड़ा हमें हिंट्स देना पड़ेगा कि क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वो मैंने जो लिखवा है वो लिख सकते हो, इन्होंने जो लिख रखा है वो भी लिख सकते हो। ये देखो कैसे, ये टेबल देखो इस तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एज 16, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट